हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक अपना स्कोर कैलकुलेट कर लिया होगा और कुछ बच्चे बहुत खुश होंगे क्योंकि उनका जो स्कोर है काफी अच्छा बन रहा होगा और उनको लग रहा होगा कि भाई इस बार तो मेंस पक्का लिखने वाले हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका स्कोर काफी कम बन रहा होगा और जो काफी टेंशन में होंगे कि अब क्या करें। दोस्तों, अगर आप लोगों का स्कोर कम बन रहा है या फिर ज्यादा भी बन रहा है, आप लोगों को एक बार इस पेपर की एनालिसिस पक्का करनी चाहिए क्योंकि प्रीलिम्स 2021 हमें काफी इंडिकेशन दे रहा है कि भाई इस पेपर में बहुत सारे यूनिक पॉइंट हैं जो आपको नोट करने चाहिए फॉर फ्यूचर। ठीक है, तो यहां पर अगर आप लोगों ने इस बार के पेपर की एनालिसिस नहीं करी है तो मैं आपको पॉलिटी के जो पेपर है उनकी एनालिसिस करके बताऊंगा और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्वेश्चंस कहां से आते हैं और किस तरीके से हमें उनको सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पर पॉलिटी के जो क्वेश्चंस थे, 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे और ये क्वेश्चंस उतने टफ नहीं थे जितना हम सोच रहे थे। अगर किसी बच्चे ने बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी थी पॉलिटी की तो इन 12 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चन इजीली सॉल्वेबल थे। 2 क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन क्योंकि पेपर थोड़ा फैक्चुअल था, आप सीधे आर्टिकल पूछ लिए और पेपर के प्रेशर वाले माहौल में उन आर्टिकल्स को याद रखना काफी डिफिकल्ट होता है। तो वो क्वेश्चंस मैं आपको उन्हें थोड़ा सा रूम दूंगा कि चलो ठीक है, 12 में से 10 कर ले, बहुत बढ़िया है। और इस बार क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री बहुत टफ आई थी, हिमाचल जी की थोड़ी सी टफ थी, तो आप लोगों को पॉलिटी एक अच्छा ब्रीदर प्रोवाइड कर रहा था कि भाई इसको पकड़ के सिलेक्ट हो सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि पॉलिटी के क्वेश्चंस कैसे थे और कहां से हम इनको कवर कर सकते थे। और खास बात कि दोस्तों 12 के 12 क्वेश्चन जिन बच्चों ने हमारा प्रीलिम्स पावर पैक ज्वाइन कर रखा था या फिर जिन बच्चों ने हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी या फिर जिन बच्चों ने हमारे साथ यूट्यूब वीडियोस देखी थी, दोस्तों उनके तो ये 12 के 12 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए क्योंकि पूरा पेपर सेम टू सेम हमारे कंटेंट से हमें देखने को मिलता है और मैं आप लोगों के सामने प्रूव भी करने वाला हूं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, पहला क्वेश्चन था हमारे पेपर में कि रिगार्डिंग द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। आपको बताना था कि इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये आपको मेरी एक लाइन की बार बार याद दिलवाएगा। मैंने हमेशा अपने सेशन में बोला कि पीवाईक्यूज आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं। सिलेबस हमें बताता है कि हमें क्या करना है और पीवाईक्यूज हमें बताते हैं कि हमें कितना करना है और कौन से टॉपिक हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मैंने आपको हमेशा बोला कि इंटरिम गवर्नमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर कमीशन काफी क्वेश्चन पूछता है और यहां पर 2017 का एक क्वेश्चन सेम टू सेम विदाउट चेंजिंग द ऑप्शन यहां पर रिपीट हमें देखने को मिलता है और मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाया भी था। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन देखा हो, ये था 2017 का, रिगार्डिंग द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो यहां पर हमने इसको सॉल्व किया था। 14 दिसंबर का ये लेक्चर है जहां पर हमने सारे पीवाईक्यूज को आपको रिवाइज करवाया था। तो दोस्तों अगेन, अगर आप वीडियोस ध्यान से देखते हैं और रिवाइज करते हैं चीजों को तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बिल्कुल भी टफ नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि which article have been provided या inserted to provide reservation for economically weaker sections in 2019। देखो लेटेस्ट क्वेश्चन था और अमेंडमेंट हमेशा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रही है। कई बार केशवानंद भारती केस के बारे में पूछ लिया है, कई बार मंडल केस के बारे में पूछ लिया है। तो यहां पर अमेंडमेंट्स में हमेशा कहता हूं कि आर्टिकल और अमेंडमेंट पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिन बच्चों ने प्रीलिम्स पावर पैक में मुझसे इंडियन पॉलिटी पढ़ी है या फिर हमारे हैंडआउट पढ़े हैं और चैप्टर 3 है हैंडआउट में, चैप्टर 3 का नाम क्या था, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन, तो वहां पर मैंने सीधा बोला हुआ है कि 103 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 ने क्या प्रोवाइड किया है। दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर आर्टिकल 15 क्लॉज 6 एंड दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर आर्टिकल 16 क्लॉज 6। तो प्रॉपर मैनर में नोट्स में एक सेपरेट हेडलाइन बना के मैंने आपको कवर करवाया है। और जिन बच्चों ने नोट्स को ढंग से पढ़ा है, देखो बच्चे क्या करते हैं कि बहुत सारा मटेरियल कैरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप एक मटेरियल को सिंसियर तरीके से पढ़ो तो आपका पेपर जो है पक्का सॉल्व हो रहा होता है। और यही बात मैं हमेशा अपने हर बच्चों को बोलता हूं कि लिमिटेड पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, बार बार रिवाइज करो। तो यहां पर नोट्स में जो थर्ड चैप्टर था हमारा लेजिस्लेचर राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन, उनका ये पूरा एसएच क्वेश्चन था और आप लोग यहां से इसको सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हेन एन ऑफिस डज नॉट परफॉर्म इट्स ड्यूटी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कैन इशू व्हिच रिट। दोस्तों आर्टिकल 32 में हमें 5 रिट्स प्रोवाइड करी गई हैं और काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर रिट्स कैसे याद करें, कंफ्यूजिंग है। लेकिन दोस्तों 2 रिट्स बहुत इजी आसान करनी, एक है हेबियस कॉर्पस और दूसरी है मैंडमस। हेबियस को हमें पता है कि भाई टू हैव द बॉडी ऑफ, अगर किसी ने किसी को डिटेन कर लिया है तो उसको मेरे पास लेकर आओ, मैं चेक करूंगा कि लीगल है डिटेंशन या नहीं है। और मैंडमस क्या है कि अगर कोई पब्लिक ऑफिस जिसको कोई काम असाइन कर रखा है वो अगर अपना काम नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन इशू कर सकती है, वी कमांड काम कर भाई। तो यहां पर ये क्वेश्चन जो है मैंने एसएच आपको करवाया था और हमारे नोट्स में भी आपको देखने को मिलेगा मैंडमस के बारे में। और ये मैंने क्वेश्चन क्या करवाया था आपको कि डैश इज अ कमांड इशू बाय कोर्ट टू अ पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटी दैट ही हैज फेल्ड और रिफ्यूज टू डू। तो दोस्तों सेम क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने को मिला है। रिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी भी कहूंगा, क्योंकि मैंने जो प्रायोरिटी आप लोगों को बताई है हमेशा इंडियन पॉलिटी में, और आप लोग एग्री भी करेंगे अगर आपने मुझसे पढ़ा है कि 3 चैप्टर
पहला पार्लियामेंट, दूसरा लोकल गवर्नमेंट में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और तीसरा फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, और इस बार पार्लियामेंट से लगभग 7 क्वेश्चन हमें ऐसा देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन सेकंड हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे सॉरी। जुडिशरी इन इंडिया एंजॉय द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ व्हिच मींस। देखो दोस्तों, यहां पर आप में से काफी बच्चों को डाउट है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इसका आंसर सर बी होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा होता कि जुडिशरी इन इंडिया एंजॉय द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू व्हिच मींस, अगर सिर्फ इतना लिखा होता व्हिच मींस, ये वाला पार्ट ना ही होता इसके बाद वाला, तो आंसर चेंज हो जाता। क्योंकि जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है इंडिया में वो मॉडिफाई हो चुका है। मेनका गांधी केस के बाद जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, उन्होंने कहीं ना कहीं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अपना एक कंसेप्ट मानना शुरू कर दिया है, जहां पर वो ये भी चेक करती हैं कि लॉ फेयर है, रीजनेबल है, जस्ट है। उससे पहले चेक नहीं होता था, लेकिन अब ये चेक होना शुरू हो गया है। तो अब यहां पर जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट जो है इंडिया में थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है। लेकिन क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इन्होंने क्लियरली पूछा है कि जुडिशियल रिव्यू ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, उसका मीनिंग क्या है। तो मैंने सीधा बोला था कि अगर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, हमारे नोट्स में भी है, तो यहां पर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट इज फेयर जस्ट, ये चेक नहीं होता है, इट डज नॉट सीक। तो यहां पर लेजिस्लेटिव जो एक्शन है, लॉ का जो बनाने का प्रोसीजर है, उसको चेक नहीं करते हैं। लॉ को बनाने के बाद उसको इंप्लीमेंट ढंग से किया जा रहा है, ये चेक होता है। तो यहां पर अगर लॉ विद इन द लिमिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर लॉ विद इन द लिमिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसकी वैलिडिटी चेक नहीं होती है। लेकिन अगर लॉ आउटसाइड द लिमिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, तो उसकी वैलिडिटी पक्का चेक होगी। कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन का प्रिंसिपल है हमारे उसमें सिस्टम में, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर है सी, और नोट्स में मेंशन भी है। क्वेश्चन नंबर 5, who decide the matter of disqualification of MLA for matters other than those given in the 10th schedule of the constitution। तो यहां पर अगर किसी बच्चे ने जल्दी में आंसर दिया है, जैसे एक बच्चे से मेरी बात हुई, तो उसने पढ़ लिया कि 10th शेड्यूल में कौन अल्टीमेट डिसाइडर होता है, तो वहां पर तो स्पीकर होता है। अगर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है और अगर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, तो स्पीकर इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड चेयरमैन इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन दोस्तों यहां पर बात क्या थी, अदर देन दोज गिवन इन द 10th शेड्यूल। तो उनमें तो आपके गवर्नर का डिसीजन फाइनल होता है। अगर हम स्टेट की बात करें तो नोट्स में मेंशन भी है कि ऑन एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन द गवर्नर डिसीजन इज फाइनल, लेकिन गवर्नर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कंसल्ट करना पड़ेगा। तो ये भी नोट्स में सच मेंशन था। अगर आपने नोट्स ढंग से पढ़े थे, रिलाई किया था नोट्स पे, तो ये पेपर आपको बहुत आसान लगने वाला था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। Which article of the Constitution of India bars a member of Parliament from holding an office of profit under the government of India or government of any state? दोस्तों ये है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को थोड़ा सा रूम दूंगा, क्योंकि ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं, 101, 102, 103। तो पेपर के प्रेशर में ये आर्टिकल रिमेंबर करने बहुत मुश्किल है, हमसे भी बहुत मुश्किल से याद होते थे। लेकिन मैंने अपने नोट्स में आपको क्लियरली एक इंपॉर्टेंट बॉक्स बना के दिया था कि भाई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आर्टिकल 102 क्लॉज 1 इन केस ऑफ एमपी एंड आर्टिकल 191 क्लॉज 1 इन केस ऑफ एमएलए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को बताता है, लेकिन डिफाइन नहीं करता। और एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है सुप्रीम कोर्ट का, प्रद्युत बोरदोलोई वर्सेस स्वपन रॉय, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 कंडीशन रखी कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो कोई ऑफिस को हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोल सकते हैं। तो ये पूरे नोट्स में सच है और ये क्वेश्चन भी हमें देखने को मिला। उसके बाद एक और केस है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कट मोशन। अगेन दोस्तों टफ क्वेश्चन नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि ऑप्शंस भी इतने दूर दूर हैं कि आप लोग इजीली पिक कर सकते हो कि राइट आंसर क्या है। कट मोशन क्या होता है, पावर गिवन टू द मेंबर ऑफ द लोकसभा टू अपोज द डिमांड फॉर ग्रांट्स। देखिए बजट में क्या है कि जो मिनिस्ट्री है वो अपनी डिमांड्स रखती है, भाई अगले साल के खर्चे के लिए हमें इतना पैसा चाहिए। तो अगर किसी एमपी को लगता है कि भाई नहीं ये खर्चा बहुत ज्यादा कह रहे हो, जायज नहीं है, तो वो एक कट मोशन लेकर आ सकता है कि भाई इस जो अपना एक्सपेंडिचर उसमें कट करो थोड़ा सा। तो यहां पर टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर इन द बजट प्रपोजल आपको कट मोशन दिया गया है, पावर दी गई है इसकी। 3 होते हैं, पॉलिसी कट मोशन, इकोनॉमिक कट मोशन, ठीक है, तो वो आप देखेंगे पक्का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ एन अडजमेंट मोशन। और दोस्तों ये क्वेश्चन हमने कम से कम 3-4 बार कवर किया है हमारे लेक्चर्स में यूट्यूब के, और नोट्स में तो ऐसा कवर है ही है। पर्पस क्या है एडजमेंट मोशन का, तो मैंने प्रॉपर बोल्ड मैनर में बताया कि इसका पर्पस क्या है, कि इट इज रेज्ड व्हेन देयर इज एन अर्जेंट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, और जिसके ऊपर पहले डिस्कशन ना हो चुकी हो किसी और मैटर पे। 50 लोगों का एटलीस्ट सपोर्ट चाहिए होता है इसको एडमिट करने से पहले। सिर्फ लोकसभा में सपोर्ट इसको एडमिट कर सकते हैं, राज्यसभा में इसको एडमिट नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो काम है पूरा स्थगित करता है, और यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसके टुवर्ड्स हमें एक अकाउंटेबिलिटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, ड्रॉ दी अटेंशन, और नोट्स में ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 0 आवर इन द इंडियन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। अब दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में
जो 0 ओवर है वो कहीं भी मेंशन नहीं है, क्वेश्चन ओवर मेंशनड है, लेकिन एक इनोवेटिव जो तरीका है वो डिजाइन किया गया कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन ओवर में नहीं कंप्लीट हुआ तो एक 0 ओवर का प्रावधान रखते हैं, जो किस बीच का टाइम होगा, क्वेश्चन ओवर खत्म होने के बाद और जो एजेंडा है डे का उसके शुरू होने से पहले। तो 0 ओवर का जो टाइम था बेसिकली 0:00:00 और जो कि 12 PM है बेसिकली, तो 12 PM पे शुरू होता है, 12 नून पे, तो इसलिए इसको 0 ओवर बोला गया। और यहां पर टाइम इमीडिएटली फॉलोइंग द क्वेश्चन ओवर, तो टाइम एट द एंड ऑफ क्वेश्चन ओवर क्या होगा, हमारा 0 ओवर। तो नोट्स अगर आपने पढ़े हैं, अगेन मेरा मैसेज यही है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व होना चाहिए था, ठीक है। तो दोस्तों आपको लग रहा होगा कि सर बाहर बैठ के बताना बहुत आसान है कि क्वेश्चन इजी है, टफ है, पेपर में पता लगता है कि इंटेलिजेंस क्या है। लेकिन दोस्तों अब अगर आप लोग एक बार नोट करें कि आपने पेपर में ब्लंडर नहीं किए हैं तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने पक्का ठीक किए होंगे, क्योंकि अगर हमारे ये क्वेश्चन भी गलत हो रहे हैं ना तो फिर हमारी सिलेक्शन कंप्रोमाइज होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 था कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट डेफिनेशन ऑफ मनी बिल अंडर आर्टिकल 110। और मैंने आप लोगों को मनी बिल के ऊपर कम से कम 5-6 क्वेश्चन करवाए हैं, और मैं आपको हमेशा बोला कि पार्लियामेंट के अंदर भी मनी बिल, क्योंकि इसका डिफरेंट प्रोसीजर है, इसमें कुछ कंडीशंस अटैच्ड हैं, तो हमें मनी बिल अच्छे से पढ़ना है। और मैंने प्रॉपर मैनर में नोट्स में बता रखा था कि कौन सी कंडीशंस होती हैं जब हम एक बिल को मनी बिल कहते हैं आर्टिकल 110 के अंडर, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस हमें पेपर में भी देखने को मिलेंगी। आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द करंट पोजीशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन। और एक बार मुझसे एक बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा था लाइव सेशन में कि सर एंग्लो इंडियंस को अभी भी रिप्रेजेंटेशन मिलती है या नहीं है। तो मैंने उनको बोला था कि भाई 104th अमेंडमेंट के बाद एंग्लो इंडियंस की जो रिजर्वेशन है वो अब खत्म कर दी गई है, और हमारे नोट्स में भी एज सच मेंशन्ड है, आप लोग देख सकते हैं पार्लियामेंट वाले चैप्टर पे, लेजिस्लेचर इन इंडिया वाले चैप्टर पे। लास्ट क्वेश्चन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये अगेन क्वेश्चन में आपको थोड़ा डिफिकल्ट मानूंगा क्योंकि आर्टिकल्स बहुत क्लोज हैं। अगर ये आर्टिकल होते 314, 243D या फिर 243C या फिर कोई 2 और आर्टिकल होते तो आपके लिए फिर इजी रहता पिक करना, बट क्योंकि सारे ही आर्टिकल 243 के अंडर थे तो ये क्वेश्चन टफ हो गया। बट आप लोग इसको सॉल्व कर सकते थे क्योंकि यहाँ पर हमने एक करवाया हुआ है, हमने कई बार एक मैच लिस्ट वाला क्वेश्चन भी करा था और ये नोट्स में भी ऐसा मेंशन्ड है। तो दोस्तों पॉलिटी के जो 12 क्वेश्चंस थे आप लोग कर सकते थे। अगर कोई बच्चा थोड़ा सा प्रेशर भी ले गया तो भी 10 क्वेश्चन कर सकता था और यहाँ पर अच्छा स्कोर कर सकता था, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे कंटेंट से डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड आए हैं, और मैं आपको शो भी कर रहा हूं यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि कोई तुक्का मार रहा हूं या फिर गलत बोल रहा हूं, नहीं, आप लोग चेक कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसा ही कंटेंट अगर आप लोग चाहते हैं अपनी मेंस की प्रिपरेशन के लिए तो वी हैव लॉन्च 2 स्पेसिफिक कोर्स फॉर योर हेल्प। पहला है मेंस क्रैश कोर्स पैक, जहां पर हम आपको कंप्लीट कवरेज करवा रहे हैं फॉर द एचपीएस मेंस एग्जामिनेशन, और यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, कंप्लीट जीएस कोर्स है, कंप्लीट एचपीजी के कोर्स है, एक साल के करंट अफेयर हैं, 420+ मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर है। सिमिलरली एक मेंस टेस्ट सीरीज पैक है जहां पर हम आपको टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। दोस्तों इस कोर्स का प्राइस था 14,500, लेकिन आप लोगों के लिए इस प्राइस को 10,000 किया गया है, और अगर अभी आप लेते हैं तो 15% डिस्काउंट इस पे चल रहा है ताकि आपको एक सिर्फ 8,500 का पड़े। इसी तरीके से टेस्ट सीरीज है वो 10,000 की थी, लेकिन एज अ वन टाइम ऑफर हम आप लोगों को सिर्फ 5,100 की टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देर मत करिए, जल्दी से इस टेस्ट सीरीज में एनरोल करिए, क्योंकि आप लोग हमारे साथ एक्सेल कर सकते हैं और हम वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं जो आपकी हेल्प करे आपकी सिलेक्शन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।